नेता प्रतिपक्ष ने विषय दिया कि खरीफ फसल हेतु खाद बीज और वर्षा की जो स्थिति है उससे उत्पन्न पे चर्चा होनी थी। सारी चर्चाएं होती जा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही अलग साल है। निश्चित ही इस साल एल नीनो की जो स्थिति पैदा हुई है, जिससे हम सब देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु एक एबनॉर्मल हो गई है और इसको लगातार हम लोग एल नीनो ही नहीं सुपर एल नीनो तक लेके जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 150 वर्ष के इतिहास में रेनफॉल का जो इस साल सिनेरियो बन रहा है वो सबसे कम रहने वाला है। इन परिस्थितियों में हमें काम करना है और सरकार काम कर रही है। बहुत सारी चर्चाएं हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं ज़्यादा विषय को न भटकते हुए एक विषय को लूँगा, विशेष तौर पे ई विकास प्रणाली, जो ई टोकन जिसे हम जानते हैं और जिसको लेके बड़ी चर्चाएं हुई कि लंबी लंबी कतारें थी। हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य लोग जा रहे हैं, मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, तो लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी। तो ये सारी कतारों को दूर करने के लिए इस प्रणाली का हम सब ने इस्तेमाल किया है। और इसमें एग्री स्टैक, जिसमें फार्मर आईडी को हम सब जानते हैं, हम जो किसान लोग हैं हम सब जानते हैं फार्मर आईडी को, भू अभिलेख और आईकार, जो इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो सॉइल बेस्ड न्यूट्रिएंट एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट निकाली है, उसके आधार से सबको मिश्रित करते हुए प्रणाली बनाई गई है। तो मैं समझता हूं कि अभी अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रणाली रही है। इस प्रणाली के आने से उर्वरकों का संतुलित, पारदर्शी और आवश्यकता आधारित वितरण जो है ये पूर्ण होगा। निश्चित ये प्रशासनिक चुनौती रही है, हर वर्ष हमने चर्चाएं की हैं, लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं जब इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम पाएंगे कि इस साल से चीज़ें बदलेंगी। इस ई प्रणाली का शुरुआत जो है 1 अक्टूबर 2025 में एक पायलट स्टडी किया गया। फिर उसके बाद 11 जनवरी 2026 से एक हाइब्रिड मोड में इसको लाया गया और 1 अप्रैल 2026 से इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। और ये माननीय सभापति महोदय एक डिजिटल नहीं है, सिर्फ डिजिटाइजेशन नहीं है। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्रॉप रिक्वायरमेंट, सॉइल कंडीशन और फार्मर स्टेटस को ध्यान में रखते हुए इसको सामने लाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले जो प्रणाली थी उसमें ये था कि कोई भी किसान एक आधार कार्ड के आधार पे 50 बैग खाद ले सकता था, फर्टिलाइजर ले सकता था। तो इसलिए जो हम देखते आ रहे थे कि पहले जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज होती थी, कभी भी कमी हो जाती थी, उसका कारण होता था कि जो सक्षम लोग हैं वो इकट्ठा कर लेते थे और होर्डिंग कर लेते थे और बाद में किसानों को लगातार लाइनें लगानी पड़ती थी। और सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता था वो हमारा छोटा कृषक करता था। इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए ये योजना आई है और मैं 2-3 बातों में बताऊंगा कि योजना जो है किस तरीके से आगे बढ़ रही है। माननीय सभापति महोदय, इसमें ई टोकन की व्यवस्था की गई है और ये बहुत ही सिस्टमेटिक है। जब फार्मर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, टोकन जनरेट होता है। अभी बात कर रहे थे कि भोपाल का किसान है, कटनी में मिल रहा है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हो सकता है कहीं सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां हो तो वो बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि भोपाल के किसान को कटनी में खाद मिल रहा है। ये सिर्फ बातें बनाने वाली बात है सभापति महोदय। किसान वहां पे खुद आइडेंटिफाई करता है कि मार्को जी बीच में बोलने की जरूरत नहीं है कि आप उदाहरण लाइएगा, हम चर्चा करेंगे उस पर। यादवेंद्र सिंह जी जिले के अंदर दे रहे थे, आपने तो भोपाल से कटनी तक पहुंचा दिया, इसलिए प्रतिवाद करना पड़ा वक्ता को। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताऊंगा, माननीय सभापति महोदय, फार्मर जो है विलोपित करें, पारदी जी अपनी बात जारी रखें। फार्मर जो है वो खुद चूज कर सकता है कि मुझे कहां से खाद उठानी है, ये भी ऑप्शन है। निश्चित है नई प्रणाली है, समय लग रहा है, सबको सीखने में समय लगेगा। उसके लिए विभाग SMS के माध्यम से और लगभग 500 से ज़्यादा प्रशिक्षण भी आयोजित किया है। और आने वाले समय में पाएंगे हम कि एक ऐसी प्रणाली है जिससे जो लगातार लीकेज होते थे, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, इन सब से हमको निजात मिलने वाली है। अभी सीखना पड़ेगा, किसान भी धीरे धीरे सीख रहा है। अगले साल तक हम पाएंगे कि हमारा किसान जो कि होनहार है, इस देश की भूख को मिटाता है, इस विश्व की भूख को मिटाता है, क्योंकि इंडिया का ग्रेन जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है, तो हमारा किसान जो है इसमें पूर्ण रूप से अंदर आ जाएगा। इसको प्रमुख तौर से हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है, पैक्स सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, मैं भी सदस्य हूं, मैं भी खेती करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बताना चाहूंगा कि मैं विधानसभा आने के पहले खेत ही देखने गया था कि क्या स्थिति है।
हमने भी उठाव किया पैक्स के माध्यम से। लगभग 35% फर्टिलाइजर हमारे प्रदेश में हम पैक्स के माध्यम से दे रहे हैं, लगभग 35% फर्टिलाइजर हम मार्कफेड के माध्यम से दे रहे हैं, और लगभग 30% जो है वो प्राइवेट रिटेलर्स के माध्यम से जा रहा है। अब मैं माननीय सभापति महोदय आपके विषय में ध्यान में लाना चाहूँगा कि जब तक ये ई टोकन प्रणाली नहीं थी तब तक ये स्थिति बनती थी कि कई बार प्राइवेट रिटेलर्स जो हैं वो मिसयूज़ कर लेते थे। हमने हमारे बालाघाट में भी देखा है और अन्य जगह भी हमने देखा है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक्सप्लोजिव बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से वो डाइवर्ट हो जाता था और अन्य स्टेट विरोधी गतिविधियों के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। तो इन सब चीज़ों को इस चीज़ से कंट्रोल होना है। तो ये निश्चित ही मैं समझता हूँ माननीय सभापति महोदय ये बहुत ही अच्छी प्रणाली आई है। एक बात और बताना चाहूँगा कि एक चर्चा आ रही थी कि पूरा खाद नहीं मिल रहा है। मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँगा कि 1 बैग यूरिया और 2 बैग कॉम्प्लेक्स प्रति एकड़ मिल रहा है, और इसके फायदे हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो ही रही है, लेकिन जो सॉइल खराब हो रही थी, लगातार चर्चा हो रही थी कि सॉइल खराब हो रही है, तो उसमें भी एक तरीके से हमको सीखने मिल रहा है। और ये जो मिश्रण कहाँ पे कितना लगेगा ये साइंटिफिक आधार पर डिसाइड किया गया है, उसमें मेरी मर्जी नहीं है, किसी की मर्जी नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक आधार पर डिसाइड किया हुआ है। और अगर किसी किसान को एक्स्ट्रा जरूरत है तो माननीय सभापति महोदय उसको दोबारा भी मिलेगा। एक बात और मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहूँगा कि ये जो ई टोकन है इसमें वो लोग भी कवर किए जाएंगे जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं। जैसे कि कई बार हमारे यहाँ पे बटाईदार होते हैं या फिर मंदिर धार्मिक ट्रस्ट की भूमि होती है, राजस्व पट्टाधारी किसान होते हैं, एफआरए के माध्यम से वन अधिकार पट्टाधारी किसान, इनकी सेपरेट रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये जब अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये उस क्षेत्र के तहसीलदार और एसडीएम के पास वो जाएगी। वहाँ से जब एक्सेप्टेंस आएगी ताकि किसी प्रकार का लीकेज ना हो, तो फिर उन लोगों को भी वो खाद का वितरण हो सकेगा। साथ ही साथ मृत भूमि स्वामी जहाँ पे नामांतरण नहीं हो पाया है, हैंडीकैप लोग जो शारीरिक रूप से असक्षम हैं, और जो हमारे एग्रीकल्चर फार्म हैं, चाहे वो कृषि के फार्म हो, प्लांटेशन कार्य में जुटी हुई संस्थाएं, इनको भी आफ्टर अप्रूवल जो है पूर्ण रूप से फर्टिलाइजर की उपलब्धता कराई जाएगी। तो मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय ई विकास पोर्टल के माध्यम से ये जो सत्यापन के उपरांत जिस तरीके से फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है ये निश्चित ही सबके हित में है। और माननीय सभापति महोदय केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग लगातार हम सब के लिए चिंता का विषय है। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में बताऊंगा कि लगभग हर माह 50 से 70 कैंसर के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, किडनी की बीमारियां आ रही हैं। तो अगर किसी तरीके से साइंटिफिक बेसिस पे हमें फर्टिलाइजर मिल रहा है तो उसका विरोध करना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में प्रदेश में खाद की पूर्ण उपलब्धता है, लगातार आंकड़े हैं, और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे कृषि मंत्री जी ने तैयारियां की हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की उर्वरक की स्थिति खराब रहेगी। बहुत विपरीत परिस्थिति रहा माननीय सभापति महोदय। हम सब जानते हैं कि इजराइल, यूएस, ईरान युद्ध में गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा है। हमारा जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट है मैक्सिमम जो है 70 to 80% वहीं से आता है। हम ये भी जानते हैं कि हम अपना पोटाश, फॉस्फोरस लगभग 70 से 80% हम इंपोर्ट करते हैं। इन सब परिस्थितियों के बावजूद निश्चित ही भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी तैयारियां करते हुए इसको व्यवस्थित किया है। और माननीय सभापति महोदय, जो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा था वो ऑलरेडी कम होना शुरू हो गया है। लगभग यूरिया में 15% रिडक्शन, डीएपी एनपीके में 13% रिडक्शन, और एसएसपी जो कि अपने आप में एक स्पेसिफिक फॉस्फोरस हो जाता था, तो उसके भी यूज में 25% की कमी देखी जा रही है। उसका मुख्य कारण है कि साइंटिफिक आधार में फर्टिलाइजर की उपलब्धता हो रही है। पुनः 4 बातें मैं ध्यान में लाते हुए कि इस ई प्रणाली से पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावशीलता और बदलाव हम सब के बीच में देखने को आ रहा है। कुछ बातें जरूर मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहूँगा। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा चल रही थी। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि 2004 से 6 के बीच में स्वामीनाथन कमीशन आया और उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि लागत का 1.5 गुना जो है वो एमएसपी में आना चाहिए।
स्वामीनाथन कमीशन जरूर आपकी विपक्ष की सरकार ने लाया, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, 2018-19 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1.5 गुना लागत का लेते हुए एमएसपी को बढ़ाया। और मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा, हम सब धान के किसान हैं, तो लगभग उस समय 24% हमारे एमएसपी के भाव उस समय बढ़े थे। ये सब हमारे बीच में देखने में आया है। कुछ बातें और ध्यान में लाते हुए माननीय सभापति महोदय, थोड़ा संक्षिप्त कर दे। प्रदेश सरकार ने संक्षिप्त कर दे थोड़ा, गौरव जी। जी भाई साहब, प्रदेश सरकार ने एक जो फोर्सफुल टैगिंग होती थी, कई बार ये देखने में आता था कि सब्सिडाइज फर्टिलाइजर के साथ नॉन सब्सिडाइज फर्टिलाइजर भी दे दिया जाता था, जिसका किसानों में काफी रोष होता था। तो मई 2026 ने सरकार ने उस प्रैक्टिस को भी रेस्ट्रिक्ट किया है। तो आने वाले समय में कई बार जो बातें आती थी वो सब हमारे ध्यान में नहीं आएंगी। और माननीय सभापति महोदय, पुनः आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को इस तरीके से समाप्त करना चाहूँगा कि सोना उगलती है मिट्टी किसान के पसीने से, यूरिया और खाद बस श्रृंगार है इसका, और मध्य प्रदेश का किसान परेशान है लेकिन हारा नहीं। भगवान से यही कृपा है कि इस साल अच्छी वर्षा हो, एल नीनो का इफेक्ट थोड़ा कम हो और हमारा किसान और हम सब मिलकर समृद्ध रहें। मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। श्री नित्य